नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा को पटखनी देने के लिए कमलनाथ ने एक खास प्लान तैयार किया है। इसके तहत कांग्रेस बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र पर खास फोकस कर रही है। उमरिया, शिवपुरी का दौरा पूर्व सीएम कमलनाथ कर चुके हैं। अगले कुछ दिनों में पन्ना सहित दूसरे जिलों का दौरा करेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जो बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं। सीहोर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि इनको तो 190 दिन का हिसाब यात्रा निकालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह विकास यात्रा नहीं बल्कि विनाश यात्रा है। कमलनाथ ने कहा कि हमारे सामने चुनौती है नौजवानों के भविष्य की। भविष्य में नौजवान ही मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। नाथ ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि 11.5 महीने हमारी सरकार रही। मेरे पास 11.5 महीने थे। मैंने कौन सा पाप, कौन सी गलती की थी? हमने तो कांग्रेस की नीति और नीयत का परिचय दिया था। ये दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का। मैंने अभी देखा वो वीडियो, मुझे ही ग्लानि हुई चूंकि मैं राजनीति में हूं और राजनीति के मंच पे जिसे विकास यात्रा का नाम दे के शिवराज चौहान ढिंडोरा पीट रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में इस प्रदेश को डुबा के विकास की बात आप कर रहे हो और आपके मंच पे इस विकास यात्रा में 4 लोग चलने को तैयार नहीं है। वो 2-3 नेताओं के चेहरे ही चल पा रहे हैं। तो भीड़ बढ़ाने के लिए आप बार बालाओं को मंच पे नचा रहे हो। शर्म से शिवराज भैया डूब के मर जाना जी तुम्हारी पूरी सरकार को। इस तरह क्यों? हमने बार डांस की संस्कृति, कमलनाथ जी की सरकार 1.25 साल में इंदौर मध्य प्रदेश में एकमात्र बार डांस का क्लब था। कमलनाथ जी ने जमींदोज करा दिया उसे कि ये मेरे मध्य प्रदेश, मेरे भारत की संस्कृति नहीं है। तो और ये आदमी और उल्टा बढ़ावा दे रहा है। गजब बात है भाई। मित्रों, अब कांग्रेस की हालत के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। वो आपस में ही कह रहे हैं। मैं जरूर जो सवाल पूछता हूं, फिर ये उल्लेख करते हुए कि जनता को ये जानना जरूरी है कि वोट लेने के लिए जितनी चीजें लिखनी थी सब लिख दी गई, लेकिन जो कहा गया, जो वादे किए गए, वो पूरा करने के लिए कभी कदम नहीं उठाए गए। एक वादा किया था कमलनाथ जी आपने, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। आपने जो तो ये सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के जो नेता थे सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया। कुल मिलाकर के 2023 विधानसभा की चुनाव की तैयारी चल रही है और अब कमलनाथ एक्टिव मोड में आए हुए हैं। उनकी नज़र भाजपा के उन सीटों पर है, बीजेपी के उन सीटों पर है जिन सीटों पर बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। उनको हराने की कवायद करनी शुरू कर दिया है। इसी के दौरान उन्होंने उमरिया और शिवपुरी का दौरा भी किया है। उमरिया और शिवपुरी का दौरा उन्होंने किया है और इसी तरह से लगातार उन क्षेत्रों का दौरा करने का प्रयास कर रहे हैं, दौरा करने की योजना बना रहे हैं कि हम दौरा करेंगे, वहां से वो बातें निकालने का प्रयास करेंगे जिससे कि वहां पर बीजेपी कमजोर है और वहां पर हो रही है। उन मुद्दों को उठाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और वो सीट जो बीजेपी का गढ़ मानी जा रही है उस पर हम कब्जा करेंगे। सवाल यहां पर यह भी है कि अगर जो यह रणनीति है तो यह रणनीति भी कांग्रेस की होनी चाहिए थी कि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है वो ये देखे कि हम क्या मुद्दे उठाएं, किस तरह से वहां पर लोगों का विश्वास जीतें, जहां पर हम जनता के बीच अपने विश्वास को बढ़ा पाएं और हम जो है आगे आ जाएं।
तो कुल मिलाकर के ये दोनों चीजें देखने वाली बात है और दौरे के दौरान ये कमलनाथ ये दोनों चीजें देखेंगे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि वो किन किन मुद्दों पे लोगों को बताएंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के वो उनके बीच जाएंगे, क्या खामियां देखेंगे और क्या बीजेपी की क्या खामियां देखेंगे जिससे वो कांग्रेस को लाभ पहुंचा पाए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ राजकुमार उपाध्याय जी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे राजकुमार उपाध्याय जी आपसे। काफी मशक्कत हो रही है, 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, कमलनाथ एक पर एक योजनाएं बना रहे हैं, अब उन क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं जहां कांग्रेस कमजोर है और बीजेपी वहां पर काबिज है। क्या क्या चीजें देखेंगे, कौन कौन सी कमियां देखेंगे जिससे कि कांग्रेस को लाभ होगा? जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी जो है लगातार उन सीटों पर पहले फोकस कर रहे हैं जिन पर लगातार कांग्रेस पार्टी पराजय झेल रही है। उसमें वो लगातार बूथ, मंडलम, सेक्टर और ब्लॉक स्तर, जिला स्तर के नेताओं कार्यकर्ताओं के सीधे संवाद कर रहे हैं जिससे एक नई ऊर्जा आ रही है। दूसरा एक और अच्छा उन्होंने नया बयान अभी हाल ही में दिया है, आप सभी मीडिया विभाग के साथियों को भी याद प्रसारित किया आपने कि कमलनाथ जी हर जगह जा रहे हैं और वह यह बोल रहे हैं कि कोई किसी भी दल का नेता कांग्रेस पार्टी में आना चाहे उसका स्वागत है, परंतु उसे प्रत्याशी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे इसके लिए वो कोई गारंटी नहीं देते हैं। इसके लिए वो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि स्थानीय नेता, स्थानीय संगठन जो तय करेगा मैं और कांग्रेस की उसको मानेंगे। ठीक है। इससे पूरे प्रदेश भर के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह हुआ है, क्योंकि पहले आया राम गया राम होता था, अब वो बहुत कुछ रुकेगा और भारतीय जनता नहीं, पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह तो ठीक है, अच्छी बात है, लोगों का विश्वास भी तो जीतना है, वो कैसे जीतेंगे? हम ये इसका उत्तर लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी के पास जाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, पूरा मौका देंगे, हम पूरा मौका देंगे आपको अपनी बात रखने का। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, तो हम ये कह रहे हैं कि राजकुमार उपाध्याय जी जो आपकी बात अधूरी रह गई थी वो पूरी कर लीजिए। जी, मैं ये कहता था कि विकास यात्रा के नाम पर जो अभी बार बार ये यात्राएं करते हैं, ये इनका जो लगातार 700 दिनों की सरकार है उसमें इनकी असफलताओं को छुपाने के लिए ये अलग अलग नामों से यात्राएं निकालते हैं देश की जनता को भ्रमित करने के लिए। वास्तव में ये एक जुमला पार्टी बन गई है, जुमला सम्राट और जुमला युवराज जो है वो लगातार कमलनाथ जी के दौरे से, कमलनाथ जी की ऊर्जा से परेशान है और लगातार सक्रियता जो नीचे बूथ स्तर से जो अभी हमारे संगठन लगातार सक्रिय हुए हैं और लगातार हाथ से हाथ जोड़ो, घर घर चलो अभियान, इसके माध्यम से जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हर जगह जा रहे हैं, इनकी विफलताएं गिना रहे हैं, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, महिला अत्याचार को लेके लगातार प्रहार हो रहे हैं, जनता के बीच जाकर उन बातों को रख रहे हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के जो जुमला सम्राट और जुमला युवराज पर हैं तो लगातार परेशान है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कमलनाथ की जो रणनीति है क्या सही दिशा में है? रणनीति बनाने का कमलनाथ जी को पूरा अधिकार है ना, वो किस तरीके से बना रहा है रणनीति वो उनका पार्टी का मैटर है जी। लेकिन मूलतः से भी आप देखो इस बार जो चुनाव मध्य प्रदेश का विधानसभा का देखने में मिला, बड़ा रोमांचक चुनाव, बड़ा मजा आने वाला है इस बार, क्योंकि न भारतीय जनता पार्टी को चैन है न कांग्रेस को चैन है ना, ये दोनों लोग उलझे हुए हैं आपस में। क्योंकि क्या हुआ कि जब सरकार गिरी थी कमलनाथ की तो ये कुछ अवतरित होकर के वहां पहुंच गए थे, ये नई बहुएं वहां पहुंच गई थी भारतीय जनता पार्टी में, ये बड़े भाई टेंशन पैदा करेंगी इनको टिकट वितरण में। कमलनाथ जी भी इसका इंतजार कर रहे हैं कि इन लोगों को यदि टिकट नहीं मिला तो यहाँ तो
वो लोग बाजी मारेंगे, क्योंकि कमलनाथ वहां जीत के आए थे, कांग्रेस जीत के आई थी। जी। तो यहाँ एक समस्या हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक समस्या है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ये लोग जो कांग्रेस से आ गए थे, ये वाकई में घुल मिल गए हैं या फिर अभी भी पराये बने हुए हैं। यहाँ एक नई टेंशन है। तो कमलनाथ कांग्रेस मतलब मोटे तौर से उन मतलब कमजोर कड़ियों को देख रही है कि जहां पर वो चुनाव आसानी से जीत सकती है। क्योंकि मुद्दे की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो विकास यात्रा निकालने जा रही है, वो भी बहुत नए नए तरीके से आपको मुद्दे देगी कांग्रेस को। अब कांग्रेस किस तरीके से इसको एब्जॉर्ब करती है या भुना पाती है, ये तो भविष्य जाने। लेकिन ये है यानी कांग्रेस के पास में मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास में अभी मुद्दे नहीं, क्योंकि उनके पास तो जीती हुई बहुत सारी चीजें, बहुत काम कर चुके हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में इस बार फिर जा रहे हैं। लेकिन तीसरी चीज और मैं आपको बता दूं कि अब चुनाव मैनेजमेंट के तरीके से जीता जाता है, और मैनेजमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट बेजोड़ है। इस समय इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, रील भी आने लगी है। अब तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म अब आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ अभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि अब जो चुनाव है, चुनाव पब्लिक के बीच में नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि एयर में लड़ा जा रहा है। एयर मीन सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे जो कब्जा करेगा, सोशल मीडिया पे जो आगे बढ़ेगा, वो समझ लीजिए कि वो रणनीति अच्छी बना रहा है। जी, यानी कि अभी भी कमजोर है रणनीति बनाने में कांग्रेस, और बीजेपी यहाँ बाजी मार रही है। हालांकि बाजी तो मार रही है, लेकिन हम डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी से सवाल करना चाहेंगे कि कांग्रेस की नजर अब बीजेपी के उन सीटों पर है जहां पर वो विजयी हुए हैं, तो क्या कहेंगे? अब कमजोर कड़ियों को जोड़ने का, पिरोने का अब प्रयास कर रही है कांग्रेस। इसका तोड़ है क्या बीजेपी के पास? देखिए देवेंद्र साहब, काट की हाड़ी एक बार ही चढ़ती है, दूसरी बार नहीं चढ़ती। जनता जनार्दन ने कमलनाथ जी को विश्वास करके एक बार सरकार बनाने का अवसर दिया, लेकिन 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी की सरकार गंध फैला दिया पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। संपूर्ण वल्लभ भवन को इन्होंने जो है लुटेरों का लेकिन आप पर भी तो आरोप लगे, बीजेपी पर भी आरोप लगे कि उन्होंने खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ली। ये स्थिति है देवेंद्र साहब। मुझे ये बताइए, ये अपने साथियों को संभाल नहीं सके, ये आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। आखिर सिंधिया जी इनके पार्टी के नेता थे, इनके पार्टी के सर्वर नेतागिरी रहते थे, केंद्र में मंत्री थे, लगातार सांसद थे। जब उनने देखा कि इनकी पार्टी के अंदर उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है, तो उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष का पद प्राप्त हो रहा है, न संसद सदस्य का, राज्यसभा का सदस्य पद प्राप्त हो रहा है, तो अंततः क्या करते हैं? उन्होंने बीजेपी में आए, अपने साथ 20-22 लोगों को लेकर के आए। आप अपना कुनबा न संभाल सको और दोषारोपण आप बीजेपी पे लगाओ, ये तो गलत बात है सर। एक सवाल और उठता है कि जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय डॉक्टर राहुल रंजन जी ने कहा कि बीजेपी में जो सिंधिया जी गए हुए हैं, क्या बीजेपी में पूरी तरह से घुल गए हैं या अभी भी कुछ बाकी है? देखिए, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो पूरी तरीके से बीजेपी में आके रम चुके हैं। सुबह से रात तक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं से मिलने से लेकर के, संसद में जाने से लेकर के, संसद में अपनी बातचीत करने से लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के अंतिम छोर के कार्यकर्ताओं से वो उन्होंने कह दिया है कि अब मेरे जीवन का संपूर्ण सोपान जो है वो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, कम समय में सिंधिया जी ने अपने को भारतीय जनता पार्टी के रीति में ढाल लिया है, ठीक है, सिद्धांतों में ढाल लिया है। उनके वक्तव्यों को आप गौर से देखिए तो आप महसूस करेंगे कि सिंधिया जी ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपनाया और भाजपा ने भी उनको पूरी तरीके से अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरी तरह से अपनाया है या नहीं, सवाल यहाँ है। मैं वही बोल रहा हूँ जी, वही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपनाया है, केंद्र में मंत्री बनाया है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया है, दो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। अगर न संभाले हो तो दोनों कैबिनेट मंत्रालय और दो पोर्टफोलियो, कांग्रेस के समय दो पोर्टफोलियो नहीं मिले थे, तो बीजेपी ने तो उन्हें ज्यादा बेहतर स्थिति में है वो। जी
हम आएंगे दूसरी बात ये जी, हम आएंगे सर, हम आएंगे आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे जी, पूरा मौका देंगे सर जी। राजकुमार उपाध्याय जी, सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि कांग्रेस अपना कुनबा नहीं संभाल पाई और खरीद फरोख्त का आरोप लगाती है। बात तो सही है, आप अपना कुनबा नहीं संभाल पाए इसीलिए तो आपकी सरकार गिरी। और दूसरा सवाल यह भी है इसी के साथ मिलता जुलता कि जनता आप पर विश्वास क्यों करे, कैसे करे कि अगर आपको पूरा बहुमत दे करके जिता भी दे तो अपना कुनबा संभाल पाएंगे एक बार फिर? कैसे विश्वास दिलाएंगे जी? और जनादेश कांग्रेस और कमलनाथ सरकार को, परंतु लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव, भय, लालच, ये सब देखने को मिला और इस कारण कुछ लोग शामिल हो गए। आज बताएं आप कि आज भी हमारे बहुत सारे विधायक कांग्रेस में हैं। जनादेश कांग्रेस को था। आपने ये बनी हुई सरकार नहीं है, ये लूटी हुई सरकार चला रहे हैं आप। 11 महीने के बाद का जो कार्य वो लूटी हुई सरकार का है। नहीं, किस तरह से लूटी हुई ये बताइए हमें। नहीं, लूटी हुई किस तरह से है ये? लूटी हुई किस तरह से हमें ये बताइए। लूटी हुई है जब जनादेश किसी पार्टी को दिया गया है तो कमलनाथ जी ने पहले भी बोला था कि मैं खरीद फरोख्त टूट फूट में विश्वास नहीं करूंगा। उन्होंने कोई इस बार उसमें बिल्कुल आशा प्रत्याशा नहीं करी। उन्होंने ना किसी से संपर्क किया, उन्होंने सिर्फ अपने जो सदस्य विधानसभा के उनसे करा, चर्चा की, जो चले गए उनको उन्होंने दोबारा फिर बिल्कुल नहीं बोला। और आज वो विपक्ष की भूमिका सशक्त रूप से निभाकर 2023 में पुनः जनादेश, मतलब अपने अंतरात्मा की आवाज पे गए ना, अपनी अंतरात्मा की आवाज पे गए। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके कुनबे के परिवार के सदस्य, कांग्रेस के विधायक अपनी अंतरात्मा के आवाज पर जाकर के बीजेपी में मिल गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? अंतरात्मा में खनकती हुई आवाज थी। खनकती हुई, साफ बताइए ना, साफ कहिए। यहाँ कुछ छुपा के बात करने की जरूरत नहीं है, यहाँ छुपा के बात करने की जरूरत नहीं है सर, आप आराम से कह सकते हैं। आपके कौन से धंधे हैं, कौन से व्यापार हैं, कितना मूल्यांकन आपका किया गया पार्टी में और आप क्यों वहाँ गए? आप और आपके नेताओं का एक सौदा तय हुआ, आपको राज्यसभा मिली, मंत्री पद मिला, 22 विधायकों ने वहाँ 22 वर्षों पूर्व उनकी पार्टी के नेताओं का भविष्य रौंदा। ये समझौते हुए ये आवाजें खनकी गई और इनको रोकते हुए आपने समझौता किया। आपसे साथ वाली पार्टी की बात करते हैं, आप नेक नहीं, किसने किया सर, किसने किया? सवाल तो यहाँ है, आप बार बार कहते हैं सवाल किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और आपके जो लोग गए उनमें उनका कोई दोष नहीं था? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं दोष था। हाँ। पार्टी ने उनको जनादेश दिया और कई हारे भी इसलिए उपचुनाव में। तो क्यों गए, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आज तक आपको पता नहीं चला क्यों गए? सबको पता है तो बताइए ना, बताइए ना, छुपा क्यों रहे हैं? बताइए, खुल के बताइए। हमारा मंच है, पूरी तरह से खुला हुआ है, आप बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए। सिंधिया जी के इंजन के पीछे डब्बे बनकर ये गए और सिंधिया जी को इनको सही बात नहीं बताएंगे आप। जो आरोप लगाते रहते हैं ये आरोप आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, ठीक है, ठीक है। यही बात है ना कि कहाँ क्या कहना है, आप लोगों को यही पता नहीं होता, इसीलिए कांग्रेस पीछे जाती है। जो आप बात कहना चाहते हैं गोल गोल घुमा रहे हैं, पूरा विश्व का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं, सीधी सीधी बात बता रहे हैं। ठीक है, हम डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर राहुल रंजन जी, सवाल यहां पर यह है कि जो कांग्रेस में टूट हुई थी पिछली बार जो कांग्रेस में टूट हुई थी, उसके पीछे का कारण क्या था? उसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, एक चीज है, जल्दी से, इस समय पूरे देश में जी आत्मा की कोई आवाज नहीं बची जी। आत्मा है कुर्सी जी और पद, है ना। आवाज उसी की सुनी जाती है, सत्ता की आवाज, है ना। सत्ता ही आत्मा है, दिल की कोई आवाज नहीं होती और राजनेताओं के पास में कोई आत्मा होती ही नहीं। जो राजनीति में उतरे हुए लोग हैं उनकी आत्माएं पता नहीं कहाँ कहाँ बिकती हैं, इसका आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते हो। तो आप इस चीज को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि आत्मा की आवाज होती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया
एक बनी बनाई 14 साल के वनवास के बाद में भी कांग्रेस बन गई थी, चुनी हुई सरकार थी, तो उसको अपने एक छोटे से मकसद के लिए गिरा नहीं देती। तो आत्मा की आवाज उनकी कुर्सी को लेकर के थी कि भारतीय जनता पार्टी में यदि प्रवेश करते हैं, सरकार बनती है, तो यहाँ उनका कद बढ़ जाएगा। नो डाउट कि कांग्रेस में उसका कद उतना ही बड़ा था जितना आज वो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को देख रहे। हालांकि है कि नहीं है ये नहीं पता जी, ठीक ये स्पष्ट अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि कई बार चीजें सामने आती हैं कि कसमसाहट अभी भी चल रही है। अब एक चीज आप देखिए कि अब आत्मा की आवाज की बात अपन बार बार उठा रहे हैं जी, तो अब आत्मा की आवाज तो फिर भी बोल सवाल पर भी आना चाहेंगे जी, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये स्वीकार भले ना किया जाए, लेकिन उनका जो मोह था वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ही है जी, और यहाँ जाकर के बबेला जो मचेगा वो इसी को लेकर के मचने वाला है जी। तो इस चीज को अपन गंभीरता से आपको सबको देखना पड़ेगा कि यहाँ कहाँ फिर वही होने वाला है जो अभी 1.5 वर्ष पहले शिवराज सिंह चौहान के साथ या भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ में हुआ था। यदि फिर पाला बदलने की चेष्टा हुई फिर क्या होगा? ठीक है, हम आपके पास आएंगे जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे राजकुमार उपाध्याय जी। थोड़ा सा बोलना चाहता था कि मेरे साथी प्रवक्ता ने भी ये बात कही कि सिंधिया जी को राज्यसभा में जाने का शायद मौका कांग्रेस में नहीं मिल पाता, इसलिए उन्होंने उस दरवाजे का मुख किया। तो सच्चाई तो उन्होंने स्पष्ट करी थी मेरे साथी भाई ने। तो जो लाभ ठीक है, अब सिंधिया जी तो चले गए, हो गई ना, इस पे चर्चा हो गई, सिंधिया जी चले गए। दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल यह है कि जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय डॉक्टर राहुल रंजन जी ने ऐसा कहा कि आप सोशल मीडिया में पीछे हैं बीजेपी से, वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। फिर अगर जो आप जाते हैं जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है तो वहां कमजोरी ढूंढने जाते हैं, तो प्रचारित कैसे करेंगे? हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारे कांग्रेस के जो ग्रुप बने, व्हाट्सएप ग्रुप वार्ड वाइज बूथ वाइज बने हुए हैं। सोशल मीडिया आईटी सेल हमारा बूथ से लेके दिल्ली नेशनल कोऑर्डिनेटर तक हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। उसमें एक चीज अवश्य है कि उसमें बड़े बड़े लोगों के अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। मेरा खुद का अकाउंट में पिछली बार कई बार बोल चुका हूँ कि मेरा खुद का ट्विटर अकाउंट बंद किया गया है बिना कोई वार्निंग के, बिना कोई मतलब वहां पर भी प्रहार कर रही है सरकार, वहां पर भी, तो वहां भी आप पीछे तो हुए ना। मेरे कहने का मतलब तो यही हुआ। उनको लग रहा है भाई ये तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है जी। ब्रजेश पांडे जी, ये कांग्रेस के साथ तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है, ये तो नहीं होना चाहिए जी। देवेंद्र साहब, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप मध्य प्रदेश के बड़े विद्वान एंकरों में गिने जाते हैं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कितना भी आरोप लगे, चाहे वो कितना कुछ भी क्यों न कहे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तित ऐसी। आप अच्छे से जानते हैं कि आज के आईटी जमाने में कोई किसी के ट्विटर अकाउंट कोई पार्टी नहीं हैक कर सकती। देश के प्रधानमंत्री का, देश के राष्ट्रपति का, भारत क्या विश्व के कई देशों में इस तरह होता है। इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है। और आ बैल मुझे मार वाली बात ये लोग करते हैं, ये बीजेपी नहीं करती। बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए दिन रात अथक परिश्रम से जुटे होते हैं। उनके यहाँ गुटबाजी इतनी चरम सीमा पर है, चाहे कमलनाथ जी सागर में कुछ कहें, चाहे कमलनाथ जी शिवपुरी में कुछ कहें, चाहे कमलनाथ जी उमरिया में कुछ कहें, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि आज जनता समझ चुकी है कि 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो हायतवा मचाई और जितने भी इन्होंने वचन पत्र में बातें किया उसका 5% भी संपूर्ण नहीं किया। चाहे वो किसानों को लेके हो, चाहे छात्राओं को लेके हो, चाहे युवाओं को लेके हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, लगभग हर मोर्चे पे कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से पिछड़ी साबित हुई। इसलिए जनता का कमलनाथ जी पर, इन्होंने वादा किया और निभाया नहीं। जी उपाध्याय जी, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, इसका जवाब दीजिए। इसके बाद कमलनाथ जी ने जितने वादे किए वो पूर्ण किए। किसानों के लिए उन्होंने कर्जा माफ किया, लाडली लक्ष्मी बेटी योजना में उन्होंने राशि बढ़ाई, कन्यादान योजना में बढ़ाई, उन्होंने बढ़ाई। उसके बाद कमलनाथ सरकार ने
ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी घोषणा करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पिछले वचन पत्र उठा लीजिए, 700 दिनों के पिछले 15 साल की सरकार के बार बार इनके वचन पत्र वही रहते हैं, चेहरा ये बदल देते हैं, पन्ना बदल देते हैं, प्रभारी बदल देते हैं। न प्रभारी बदलते न पन्ना बदलते, हम जो कहते हैं वो करते हैं, उससे निभाते हैं। ठीक है, आप देखिए अत्याचार तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, आप देखिए तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है यहाँ पे मौजूद हैं, कौन वादा करता है कौन निभाता है ये अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। जी डॉक्टर राहुल रंजन जी बताइए, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे को कह रही हैं कि ये तो वादा करते हैं और निभाते नहीं हैं जनता के साथ। आज की तारीख में वादा कौन करता है? ये चुनावी वादे होते हैं। ये शब्द बहुत अच्छा पॉपुलर है कि चुनावी वादे हैं। चुनाव जीतो, सत्ता पे बैठो, कुर्सी सामो और भूल जाओ, और इसके बाद आप बताते रहो कि हमने वादे किए हैं। ये तो वादे की हर सरकार वादे की होती है, और कोई अपने वादों पे खरा नहीं उतर सकता, तो इसलिए इन वादों पे तो मत चलिए। अब हम मूल मुद्दे की बात ये है कि क्या रणनीति तैयार हो रही है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, क्या गोटियां किस तरीके से फिट की जाएंगी, कौन मोहरे किस तरीके से चलेंगे, चालें कैसी चली जाएंगी, इस पर निगाह चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, दोनों को लगाने की जरूरत। लेकिन फिलहाल की स्थिति में यदि आप देखो, कांग्रेस कितना भी बड़बोलापन कर दे, कांग्रेस बोल भी दे, अपने दिल पे हाथ रख के वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध को लेकर के, शैक्षणिक स्थिति को लेकर के, मेडिकल को लेकर के, सारी व्यवस्थाएं इस समय चरमराई हुई, यहाँ तक कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई हैं, महंगाई चरम पर है। लेकिन इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस हमलावर या आक्रामक रूप से कहीं दिखाई नहीं दे रही। और अगर जो कांग्रेस की नहीं होगी, कांग्रेस के जो नेता हैं जो टिकट की जुगाड़ में लगे हैं, वो भी खामोश बैठे हुए हैं कि पहले तय हो जाए, इसके बाद मैदान में उतरेंगे। तो ये स्थितियां ठीक नहीं मानी जा सकती, जबकि भारतीय जनता पार्टी उसकी तुलना में सक्रिय हो गई। जी ठीक है, ठीक है, हम कांग्रेस स्थान पर हमलावर ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जल्दी से गलत नीतियों का विरोध करती है बिना भय दबाव और डर के। ठीक है, हमारे होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में ठीक है, सबसे बड़ा रेत अवैध उत्खनन का माफिया भारतीय जनता पार्टी है। प्रशासन उनका नुमाइंदा, रहनुमा बनकर, उनका एजेंट बनकर काम कर रहा है, जिसका खुलेआम विरोध हो गया सर, हो गया जी, बिल्कुल। हमारे पास समय नहीं है। ब्रजेश पांडे जी जल्दी से अपने में प्रवक्ता भी सिद्ध कहना चाहता हूँ, शमर से सहे नहीं पाप का पापी केवल व्याघ्र, अजो समय लिखेगा उनके भी अपराध। इतना झूठ बैठ के चैनल में नहीं बोलना चाहिए आपको। कांग्रेस ने जितनी भी बातें उठाई अपने वचन पत्र में, उसका 5% भी उसने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। आज जनता इस चीज को देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जहां तक है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, चाहे मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी हो, जितनी भी बातें हैं। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि 2023 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगी हुई हैं। अब देखना होगा कि चुनाव तक कौन पार्टी अपनी गोटी पूरी तरह से फिट कर लेती है, और जैसे ही फिट कर लेगी उसकी सरकार बनेगी। तो ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाला समय ही बताएगा कि कौन अपनी गोटियां फिट कर पाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।